इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज मौजू वही है जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से और ख़ास से पिछले महीने या पिछले हफ्तों ज़्यादा हो रही थी। वो मौजू है वक्फ, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो अब एक्ट बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत शुरू हुई और आज समाअत का दूसरा दिन था। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जो जारी किया है, जो अबूरी हुक्म दिया है, वो क्या है, और इस अबूरी हुक्म के बाद किस तरह के रिएक्शंस अलग अलग पार्टियों के आ रहे हैं, या इससे जुड़े जितने भी तंजीमें हैं या जो लोग हैं वो इस पर क्या सोच रहे हैं, आज इस पर हम खासतौर से बातचीत करेंगे। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। तो इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज आपको थोड़ी सी एक जानकारी दे दें कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म आया है और दूसरे दिन के समाअत के बाद ये अबूरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नई तकरीरी पर अदालत ने अबूरी रोक लगा दी है। वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड्स हो, उनमें कोई तकरीरी या कोई तब्दीली उसकी संरचना में, उसके बनावट में नहीं होगी। कोर्ट से वक्फ करार प्रॉपर्टी डीनोटिफाई नहीं होगी। मरकज को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी गई। उसके बाद 5 दिनों के बाद फिर जो दरखास्त गुजार हैं वो जवाब दे सकते हैं। तफसील में जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ कितने खास मेहमान इस मौजू पर जुड़े हुए। हमारे साथ हैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, जो खुद पिटीशन लगाई हुई है, इंडिपेंडेंट MLA हैं जम्मू कश्मीर से। आपका बहुत इस्तकबाल है। सैयद यासिर जिलानी BJP के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी इस्तकबाल है। कासिम रसूल इलियास ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और जुहैब यूसुफ मीर PDP के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले मैं एडवोकेट मुजफ्फर साहब आपके पास आना चाहूँगा। पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने जो अर्जी दायर की थी वो आपने बहसते अपने नाम से आपने अर्जी दायर की थी या फिर वो किसी पार्टी की तरफ से था? पहला सवाल ये होगा। दूसरा ये कि आज समाअत में क्या कुछ हुआ? मैं एज एडवोकेट मैंने दायर की है। पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ जो एडवोकेट्स थे, MLAs जी, उन्होंने मुझे एंगेज किया था। मैं एज ए लॉयर उसमें हूँ, मैं खुद इन पर्सन नहीं हूँ। दूसरा, आज समाअत में बुनियादी तौर पर ये समाअत जो हमारी तरफ से लॉयर्स थे जी, कुछ ने कल आर्गू कर दिया था, और जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कल ऑनरेबल कोर्ट से कि मुझे सुना जाए, क्योंकि बिकॉज ही वाज ऑन कैवियर। तो मैंने कोर्ट ने उनको मौका दिया कि कल आफ्टरनून में हम फिर ये सुनेंगे आपको। तो उनको आज सुना। सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो मुतनाज़ा हिक्स थी, यानी उनको अल्टीमेटली जो मेन जो प्रॉब्लम थी कि जिस तरह वक्फ व यूजर था, अपॉइंटमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन वक्फ बोर्ड्स, जी, ये तमाम जो थे ये स्टे कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और 1 वीक का टाइम दिया है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है अपना जवाब दायर करेगी, और अगर उसका रिजाइंडर किसी को देना होगा तो विद इन 4 डेज वो अपना रिजाइंडर भी देंगे उसके बाद। जी, फिलहाल जो मुतनाज़ा हिक्स थी वो ऑलमोस्ट स्टे हो गई। जी। तो ये जो स्टे है, ये स्टे भी क्या सिर्फ वही अगले 7 दिनों तक के लिए है, या जो 5 मई को सुनवाई होनी है तब तक के लिए है? नहीं, ये तो स्टे तो जब तक के ऑर्डर मॉडिफाई नहीं होगा तब तक तो कंटिन्यू है। जब तक कि इस पर सुनवाई नहीं होती है। अब जब आर्गुमेंट, दलीलें होंगी, जवाब होने के बाद आर्गुमेंट्स होंगे, तो उसके बाद ही, क्योंकि अभी फिलहाल प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट्स के लिए रखा है जी, कि स्टे की उस एप्लीकेशन पर ही बहस होगी। बट आफ्टर, तुषार मेहता जी ने कहा था कि मुझे 1 वीक का टाइम दिया जाए, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है, रिकॉर्ड जो है वो पेश करना चाहता हूं कोर्ट के सामने अपने जवाब में। तो उसके लिए मौका दिया गया। इट वाज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सॉलिसिटर जनरल ओनली। ठीक है। मैं और तफसील से इस बारे में बात करने के लिए आपके पास लौटूंगा। फिलहाल एक और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। जुहैब यूसुफ मीर है, PDP के स्पोक्स पर्सन हैं। जुहैब साहब, पहले तो आप हमें ये, आपका इस्तेमाल करते हुए मेरा सवाल ये है कि क्या PDP ने भी ये कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट रुजू करेगी, तो क्या PDP की तरफ से पिटीशन दायर की गई थी? पहले तो आप ये जवाब दे दें। और दूसरा ये कि आज की समाअत के बाद से जो PDP का मौक़िफ़ है, जो स्टैंड है, उसमें कितनी उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए,
जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखिए हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं पिछले पिछले इसमें एको आ रहा है जी जी एको अगर आप देखिए पिछले 10-12 साल से हाँ। इंडियन मुस्लिम जो है उसको एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ धकेला जा रहा है, सेकंड क्लास सिटीजनशिप की तरफ धकेला जा रहा है। चाहे वो आप देखिए एनआरसी हो, चाहे वो गाय के नाम पे कत्लो गारत हो, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे हो, और बाकी सारी चीजें जिस तरीके से आपके सामने आए, जैसे हाईएस्ट ऑफिसेस से ये बोला गया कि ये मंगलसूत्र छीनने वाले हैं, इनका लिबास देखिए। तो एक हिसाब से ये घटिया नाच पिछले 10-11 साल से हम देख रहे हैं। फिर अब अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी जो मुस्लिम्स की मिल्कियत है, जिसे हम अल्लाह को डेडिकेट करते हैं, वो प्रॉपर्टी, हाँ। उसके ऊपर भी ये लोग एक हिसाब से स्टेट कंट्रोल चाहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। कि सुप्रीम कोर्ट ने यही बात उनसे कही है आज एक हिसाब से स्टे लगाते हुए कि क्या आप हिंदू बोर्ड्स, क्रिश्चियन बोर्ड्स में गैर हिंदू और गैर क्रिश्चियनों को भी वहां की उनकी मैनेजमेंट पे मौका देंगे उसको उसमें रहने के लिए। एंड एट द सेम टाइम वक्फ बाय यूजर का भी उन्होंने उसके लिए भी उन्होंने वक्फ बाय यूजर को भी उन्होंने एक हिसाब से स्टे लगाया है जी। तो हमारी पार्टी का जो आज जो कन्वेंशन था उसका भी मौकफ यही था कि हमने पिछले 10-12 मुझे लगता है 10-12 जब से ये बिल सामने आया है, हमने कोशिश की है, हमारे एमएलए ने असेंबली में कोशिश की है कि रेजोल्यूशन पास हो वक्फ बिल के खिलाफ। उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन फैलाया, स्पीकर साहब ने कुछ बात कही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने कुछ बात कही, उसके बाद जब वो एक हिसाब से वो एडजर्न कर दिया, वो पूरा सेशन एडजर्न कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने पीडीपी की तरफ से पूरे कश्मीर डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्टों में वक्फ बिल के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया। तो उसी के बारे में ये सारा आज चल रहा था कि हम लोग वक्फ बिल के खिलाफ हैं, और एट द सेम टाइम जो 24 करोड़ मुसलमान इस टाइम कश्मीर की तरफ देखता है कि उनकी उम्मीदों की, उनके राइट्स की, उनके हुकूकों की अक्कासी करेगा, जम्मू कश्मीर से उनके हुकूकों की अक्कासी होगी, क्योंकि कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जहां पे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद उन्हीं यूनियन मिनिस्टर के साथ ये आप ट्यूलिप गार्डन्स में जाते हैं। ठीक है ज़ुएब साहब, ये बात थोड़ी अभी वो दीगर होती जा रही है। हम आज खास तौर से इस मौजू पर टिके हुए हैं कि आज क्या कुछ हुआ। मेरे सवाल का जवाब आपसे नहीं मिल पाया, पहला जो सवाल का हिस्सा था हमारा, कि क्या पीडीपी की नुमाइंदगी हुई सुप्रीम कोर्ट में? ज़ुएब साहब। हाँ, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिनों में हम भी पेटिशन दायर करेंगे यहाँ पे सुप्रीम। हमारे साथ सही यासिर जिलानी मौजूद है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। यासिर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। पिछले 2 दिनों की सुनवाई में जो कुछ हुआ, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पर क्या आपका रिएक्शन है? बीजेपी इसे कैसे देख रही है? देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पहले मैं पीडीपी ने जो बात कही है कि भारत के अंदर मुसलमान जो हैं सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप में आ गए हैं और उनके साथ पता नहीं सरकार क्या क्या कर रही है, कितने जुल्म ढा रही है, मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था 370 जब आया था कि अगर किसी ने तिरंगा हाथ में लिया तो खून की दरिया कश्मीर में बहेगी, हाथ काट दिए जाएंगे। 370 का खात्मा हुआ और आज कश्मीर में बेहद शांति है, बेहद शानदार तरीके से कश्मीर आगे बढ़ रहा है। अब मैं वक्फ पे आता हूँ। देखिए, शुक्रिया आपका, जो जल्दी आ गए। हाँ जी, बताएं। वक्फ का मैं पहले बता दूं कि वक्फ के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह जी ने और हमारे अक़लियती बराए उमूर के वजीर किरण रिजिजू जी ने क्लियर कह दिया है कि जो 2013 में जो सिचुएशन हमारे औकाफ की चीजें, जिसमें मसाजिद आती हैं, इबादतगाह आती है, कब्रिस्तान आता है और मदरसे आते हैं, उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज रहेगा। तो इनके स्टेटस समझना पड़ेगा भारत के मुसलमानों को कि कुछ लोग क्यों आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ। इसलिए भड़का रहे हैं हाँ। कि मैं एक एकदम अलग से आपको विशाल साहब बात बताऊं। भारत के 25-30 ऐसे फैमिली है जो भारत में मुसलमानों पे अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, और वो वक्फ से उसको बहुत बड़ा फायदा है। ये वक्फ 25% उसके कौन पास- है? ये 25% कौन है जिलानी साहब? मैं बताता हूँ, 25 से 26 मुसलमान फैमिली हाँ। जो वर्चस्व रखना ये चाहती कौन है? वो कौन है हाँ, 25%? मैं बताता चूंकि हूँ, चूंकि मैं बताता हूँ, हाँ, मैं बताता हूँ, नाम सैयद ले रहा यासिर हूँ। जिलानी ये जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पीएम नाम या ले रहा हूँ। आप जिनका भी आपने नाम लिया वो ये कह रहे हैं कि पसमानदा जो मुसलमान को फायदा होगा, तो ये 25% कौन है? नहीं नहीं नहीं, मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जिन अच्छा। लोगों ने अब तक वक्फ के जमीनों की जो लैंड ग्रैबिंग करी है, जो वक्फ की जमीनों को लूटा है, उससे वो अरबपति बने हैं। हैदराबाद से आते हैं जी। असदुद्दीन ओवैसी, नाम सुनिएगा, नाम सुनने की लेकिन हमारे पैनलिस्ट भी हिम्मत रखेंगे। ठीक है, नाम मैं बता बिल्कुल रहा हूं। आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन आप इसका बिहार जवाब भी से- मुझे लेना होगा। बिहार ज़ुहैब से- साहब इशारा कर रहे हैं, मुजफ्फर साहब इशारा कर रहे हैं, मैं जवाब भी लूंगा। आप बोलिए, थोड़ा शॉर्ट रखिएगा। देखिए लिमिटेड टाइम होता है, और आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि हियरिंग में क्या कुछ हुआ। जी बोलिए देखिए- यासिर साहब। देखिए, लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा भारत के और खास करके कश्मीर के मुसलमानों को ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाह रहा जी, था। हाँ। किस तरीके से इसमें गरीब मुसलमानों का, हाँ। जो मिस्कीन, जो बेवा औरतें हैं, जो वक्फ की बेनिफिशरीज में आते हैं, उनको क्यों छोड़ दिया गया, उन्हें क्यों नहीं पिछले 60 सालों में उनके लिए वक्फ ने किसी तरह की कोई बात सोची। और वो अमीर मुसलमान जिनके मैं नाम ले रहा हूं, जिन्होंने वक्फ पे कब्जा किया हुआ है, जिनको कब्जाधारी कहा गया है, जो लोग भड़काने के बाद सीए एनआरसी जैसा माहौल हिंदुस्तान में बनाना चाह रहे, वो इस बार नहीं होगा। और जो वक्फ बाय यूजर की बार बार बात आ रही है, जी। हम भी जानते हैं वक्फ बाय यूजर क्या है, उसको डिफाइन आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, पीडीपी कर रही है, और हमारे इंडिपेंडेंट जो एमएलए साहब हैं वो भी करेंगे। लेकिन उसके जो एक बिंदु पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं जी। कि उन बेनिफिशरीज पे हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं जो लोग उसके हकदार थे, जिनके हक को मारा गया। उस पे सिब्बल जैसे वकील, उस पे धवन जैसे वकील, उस पे अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, बार बार सुबह से मैं सुप्रीम कोर्ट को देख रहा हूं, वक्फ बाय यूजर पे चर्चा हो रही है, लेकिन उन लोगों पे चर्चा नहीं हो रही है जो हकदार हैं वक्फ के। आपको थोड़ी सी सोच को वसी करनी होगी, बड़े पैमाने पे ठीक है सोचना ज़ुहैब होगा। साहब, मैं आपको एकदम छोटा सा वक्त देता हूं काउंटर करने के लिए, जो भी आपको कहना कहिए, चूंकि मेरे पास कासिम इलियास साहब जुड़ चुके हैं। ज़ुहैब साहब बोलिए। देखिए, जब ये वक्फ का बिल सामने आया पहले अगस्त 2024 में, तो उसके बाद जब इसकी काफ़ी ऑपोजिशन हुई तो इन्होंने बोला कि जेपीसी हम बनाएंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, जितने भी जेपीसी के मेंबर्स थे उनकी कोई भी आपने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की, अदर देन सम फ्यू थिंग्स, आपने कोई भी उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की। मुस्लिम क्लर्जी जो मुस्लिम उलेमा है, उनकी आपने कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की। पूरे देश में इस टाइम मुसलमान हर जगह पे प्रोटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब आपने उनकी भी डिमांड इसमें एक्सेप्ट नहीं की। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि दिस लॉ इज एब्सोल्युटली सैक्रोसैंक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें बिल्कुल बढ़िया लॉ है, तो वो पिटीशन दाखिल ही नहीं करता और आज स्टे भी नहीं देता, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पांस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चाहे वो वक्फ बाय यूजर की बात हो, चाहे वो अदर ट्रस्ट्स में दूसरे रिलीजन के लोगों की बात हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टे इसीलिए भी दिया है क्योंकि ये लॉ परफेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट लॉ। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अगर इतना ही लेकिन ज्यादा अभी देखिए, अभी ज़ुहैब साहब, मुझे लगता है कि हमें कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो अंडर प्रोसेस ही है, तमाम मामले जो है प्रोसेस है, अभी वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। बोलना चाहता हूं जी। मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं, वो बात यह है कि अगर बीजेपी को इतना ही ज्यादा शौक है मुसलमानों के जो पसमंदा होने का, वो मुसलमानों जो पसमंदा है उनको सामने लाने का और उनकी प्रोग्रेस का, तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी जो रिपोर्ट है, सचार कमेटी रिपोर्ट जो है, जिसमें 10% मुसलमानों की जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उस पर रिजर्वेशन की बात की है, तो वो कर दीजिए, या बीजेपी खुद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। कितने ही
पार्लियामेंटेरियंस है, 14% हमारे मुसलमान की पॉपुलेशन है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन 4.5% भी नहीं है, जो सबसे लोएस्ट है इस वाले लोकसभा में। और वो क्यों हुआ? क्योंकि बीजेपी ने एक भी सीट पार्लियामेंट में किसी मुसलमान को नहीं दी, ना टिकट दिए ना सीट दिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो ये दोहरा मापदंड कहते हैं, दिस इज ऑल रेटरिक। ठीक है। आज मुद्दा थोड़ा अलग है। यासिर साहब, आप भी थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। कासिम रसूल इलियास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान है। कासिम रसूल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। 2 दिनों की समाअत के बाद क्या सूरत हाल है? देखिए, असल में आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम अबूरी फैसले दिए हैं, इंटरिम फैसले दिए हैं। पहली बात तो ये कि वक्फ की तमाम इमलाक हो, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो, चाहे नोटिफाइड वक्फ हो, चाहे रजिस्टर्ड वक्फ हो, इन सब के बारे में उन्होंने कह दिया कि इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये एज इट इज रहेगी, ये मौजूदा कानून लागू नहीं होगा। हम ये महसूस करते हैं कि इससे हुकूमत के जो शर्मनाक अज़ाइम थे, कि हमारा अंदाजा था कि अगर ये केस जितना लंबा चलता, उसी दरमियान में ये तमाम वक्त के इमलाक को हड़प कर जाते, उनसे सब छेड़छाड़ कर लेते। तो ये बड़ा अहम फैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ऐसी तमाम इमलाक पर ये मौजूदा कानून लागू नहीं होगा। एक बात यह है। दूसरी बात यह कि जो तब्दीलियां की थी वक्फ बोर्ड के अंदर, इन्होंने इलेक्शन को खत्म करके नामजदगी की थी वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, और फिर ये कि 2 नॉन मुस्लिम थे ही थे, उसके अलावा इन्होंने बाकी जो मुसलमान होने की शर्त थी वो हटा दी थी। तो इसका मतलब ये था कि वक्फ बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम आ जाते, और इस बात का बिल्कुल अंदेशा था कि वो यानी बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस के लोग उसमें आ जाते। तो ये 2 अहम फैसले हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन जाहिर है कि हम समझते हैं कि और बहुत सारे अहम मामला ऐसे थे जिस पर भी फैसला आना चाहिए था। मिसाल के तौर पर जी, लॉ ऑफ लिमिटेशन से जो एग्जेम्पशन खत्म किया गया है, वो भी एक बड़ा मसला है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो 5 साल की शर्त लगाई गई है, ये भी गलत शर्त है। फिर तीसरी बात ये थी कि ये जो बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं कि इसका फायदा गरीबों को पहुंचेगा, इसका फायदा पसमानदा तबका को पहुंचेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि 2013 के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार ने बड़े अहम फैसले किए थे, और वो उसमें से एक अहम फैसला ये था वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाने का, ताकि ऐसी प्राइम लोकेशन की जमीनें जहां खाली पड़ी हुई है उनको डेवलप किया जाए, वहां शॉपिंग मॉल बनाया जाए, उनसे जो आमदनी होगी उससे वक्फ बोर्ड अपने उन कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, चैरिटी के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो सेंट्रल यानी वो जो वक्फ तरमीमात की गई थी, जो सज्जर कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में की गई थी, वो तमाम तरमीमात को खत्म कर दिया इस कानून के जरिए से, और वो वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन को उसने कायम ही नहीं होने दिया। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि गरीबों के लिए फायदा होगा, पसमानदा के लिए फायदा होगा, ये सिर्फ जुमले हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। जब आपको 10-12 साल मिले। यासिर जिलानी साहब, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, आपका जवाब, आपकी बारी। देखिए, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं भी जानता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिर्फ मुसलमानों का बेवकूफ बनाया है पूरे भारत को। उसने कोई एक काम, अगर मैं पूछ लूं कि एक कोई काम, अभी कुछ खाड़ी देश में आपको वीडियो दिख रही होगी जिसमें मुसलमान नौजवान अपने अलग अलग केसेस में फंसे हुए हैं, उनको कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धवन को, सिब्बल को और आपके मुद्दे पर जवाब देने की कोशिश कर रहा था, बोलने का हक सबको है, थोड़ा थोड़ा वक्त में सबको दे रहा हूँ इसी लिमिटेड वक्त पे। ठीक, यासिर साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, तो कभी इस तरह की बात नहीं करी। जब 60 साल वक्फ इनके पास था, राजेंद्र सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है 2006 में आपके टेबल पे पहुंची थी, 2013 तक आपके लाइक माइंडेड सरकार भारत में थी, आप तो लागू नहीं करा पाए। सच्चर कमेटी अगर आपने पढ़ी होगी, मैं जानता हूं बहुत ही ज़हीन और बहुत ही मशहूर आदमी है। लेकिन आपको लागू करने से किसी ने रोका तो नहीं ना यासिर साहब? तो इन्होंने लाइक रोका क्या? सरकार थी जिनके पास अपने एमपी थे, एमएलए थे, मुसलमान मंत्री थे, ठीक है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने। ठीक है। देखिए, अब मुझे इस मौजू पे रहना है, इसके इर्द गिर्द आपने आपका रिएक्शन दे दिया। कासिम साहब, आपको कुछ कहना है इस पे जवाब में, फिर मैं मुजफ्फर साहब का जाना चाहता हूं। कासिम साहब, ये जो बातें हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, उनका जवाब भी आपने सुन लिया, आप कुछ कहना चाहते हैं? कासिम साहब बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ असल में
कि देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डोमेन ये सब नहीं है जितनी बातें फैला रहे हैं। ऑल इंडिया ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर्सनल लॉ से मुतालिक मामला को देता है, ठीक है। क्योंकि वक्फ का कानून पर्सनल लॉ के डोमेन में आता है, इसलिए वक्फ के ऊपर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रहा है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत से मुतालिक जो मामला होते हैं, चाहे अदालत में हो, चाहे हुकूमत फैसला कर रही हो, उस पर काम करता है। ये इलियास रसूल साहब, वक्फ बोर्ड क्या रिलीजियस बॉडी है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, रिलीजियस बॉडी है, मुस्लिम तंजीमें मौजूद है, देखभाल करने के मुसलमानों लिए? की बेशुमार तंजीमें इस वक्त काम नहीं नहीं, कर रही हैं। प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए है वक्फ बोर्ड या रिलीजियस बॉडी है? ये आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को न्यूज़ 18 के माध्यम से बताएं। देखिए वक्फ बोर्ड अलग चीज है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग चीज है, दोनों को गुडविल मत कीजिए। आप ही तो खड़े हैं। हम जब पासमानदा मुसलमान की, मैं पासमानदा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब, मिस्कीन, वंचित, शोषित, बेवा उन औरतों की बात कर रहा हूं जिनके हक को वक्फ बोर्ड चाहता तो बड़ा कर सकता था। क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं सवाल उठाया? मुझे ये बताइए, नहीं यासिर जान, ये बताइए मुझे, आपकी हुकूमत कितने साल से है हिंदुस्तान के अंदर? 12-13 साल से आपकी हुकूमत है। कितनी स्टेट में आपकी हुकूमत है? वहां भी देखिए वक्फ बोर्ड बुनियादी तौर पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में फंक्शन अच्छा, करता देखिए, है। मेरी- सेंट्रल आसिम साहब- गवर्नमेंट की हुकूमत के सेंटर के अंडर में फंक्शन करती है। आसिम आप साहब, मेरी देखिए, सुनिए तो सही, वक्फ मेरी बोर्ड एज कम है, मुसलमानों के अंडर में काम मेरी नहीं एज करता। कम है, मैं किताबों से मोहब्बत रखता हूं, तो मैंने शाबानो के केस को भी पढ़ा है। अरे भाई 700 रुपए महीना, 700 रुपए महीना आपने दबाव में नहीं देने दिया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। ये सच्चाई है कि नहीं? रहिए जनाब, वक्त पर ही ये रहिए। सच्चाई है बात कि ये नहीं? है यासिर कि साहब, आपकी सच्चाई है हुकूमतें हिंदुस्तान के अंदर कई कई बार बनी हैं। अगर आपको वाकई मुसलमानों से हमदर्दी थी तो आपने क्यों नहीं नाफिज किया उसको? आपको किसने रोका था? और फिर 13 नहीं, साल नहीं। से आपने क्यों नहीं नाफिज किया? हम तो- और देखिए हम मुसलमानों क्या- से मुतालिक सच्चाई- देखिए ये आसिफ साहब, हम घड़ियाली सच्चाई आंसू बताना चाह रहे हैं, बहाना भारत जिसकी के खत्म करें। मुसलमान आप नौजवानों बुलडोजर को, कर रहे हैं लोगों मुसलमान की ठीक है, ठीक है। मैं बहुत मौदबाना गुजारिश करता हूं कि हमें दूसरे मेहमानों का ख्याल रखने दिया जाए, वरना फिर कई वो अगली बार हमें आने से मना ना कर दे शामिल होने से। मुजफ्फर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम तर इसकी तरफदारी में भी लोग बोल रहे हैं, इसके मुखालफत में भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है, जो इस पर रिमार्क्स हैं, जो इसकी इंटरिम जो इस पर स्टे है या इंटरिम ऑर्डर है, ये आगे क्या आप इसमें देख पा रहे हैं, चूंकि आप बहसीत पिटिशनर वहां हैं? जी मुजफ्फर साहब। फसल भाई, ये विशाल तमाम चीजें जी, जो विशाल हैं- विशाल, ये विशाल। नसीब है हमारी किस्मत के, विशाल यार होता है जी, Sorry, विशाल विशाल भाई, जी, हाँ ये जितनी भी दलीलें अभी यहाँ हम सुन रहे हैं, हाँ आपने कहा कि कुछ हक में भी हैं। हाँ मुसलमान तो सिर्फ वही हक में बोल रहा है जो बीजेपी के साथ एफिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अदरवाइज मुझे कोई मुसलमान तो मिला नहीं। रहा सवाल कि भाई किसी गरीब के अपलिफ्टमेंट के लिए इसको यूज करना, तो वो आप एग्जिस्टिंग जो लॉ था, हमारा जो एक्ट था 1995 का, उसमें भी आप कर सकते थे, उसी को इम्प्रूव कर सकते थे। आपने तो इंटरफेरेंस कर दी, आपने तो टेक ओवर कर लिया, और टेक ओवर जो है वो आइन इसकी इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 25 एंड 26 जो है वो मुझे ये इख्तियार देता है, मुझे ये हक देता है जी, कि मैं अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खुद मैन करूं, हाँ मैं उनको खुद कंट्रोल करूं। इंटरफेरेंस क्या, यहां तो टेक ओवर कर दिया। अदरवाइज बोर्ड पहले भी जो था वो गवर्नमेंट ही के निगरानी में बनता था, गवर्नमेंट ही बनाती थी। और रिफॉर्म करने के लिए एग्जिस्टिंग जी। जो सेटअप है, इसको भी आप रिफॉर्म कर सकते थे। अब पेशेंट को दवाई की जरूरत है तो आप उसको जहर का इंजेक्शन थोड़ा लगा देंगे, आप दवाई देंगे ना वो ठीक हो जाए, कि आप उसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। तो यहां तो बिल्कुल टेक ओवर हो गया। और उसकी आड़ में आपने सुना होगा, पिछले दिनों में नाम नहीं लूंगा, एक बहुत सीनियर लीडर ने ये कहा कि हम ये प्रॉपर्टी अब इनसे छीन के तो हम दलितों को देंगे, हिंदुओं को देंगे। अरे भाई, हिंदुओं के लिए बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत- तो छोड़ दीजिए। जो बात बहुत- ट्रैक पे है, जो बहुत रिकॉर्ड पे है, जी हाँ प्रॉपर्टी जी है। जी। बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, और यहाँ हिंदू भी इसी मुल्क का शहरी है, मुसलमान भी इसी मुल्क का शहरी है। हिंदू का भी हक है यहाँ की प्रॉपर्टी पे, मुसलमान का भी हक है। हम कहाँ कहते हैं कि तुम हिंदुओं को न दे दो और मुसलमान को दे दो, लेकिन जो मुसलमान ने अगर दान की है किसी ने भी, और मैं बताऊं आपको, वक्फ कोई खाली मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं है, वक्फ चैरिटेबल है। वक्फ में आप बेवाओं की भी खिदमत लेकिन कर लेकिन सकते लेकिन हैं। सुनिए मुजफ्फर साहब, मैं एक सवाल आपके पास छोड़ जाता हूं, जवाब रेडी रखिएगा कि कुछ तो कमियां रही होंगी ना, कुछ तो लूप होल्स रहे होंगे।
बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई जगहों से ऐसे मामले आए जहां पर इसका कुछ खास लोगों ने बहुत ज्यादा इस पर गासिबाना जो है इस पर रवैया दिखाया, और उसका आम लोगों को जिनके लिए फायदा पहुंच सकता था, उनमें से आम लोगों की बड़ी आबादी को पता भी नहीं कि ये है क्या। मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, आपको जो कहना रखिएगा। फिलहाल मैं थोड़ा ज़ुहैब साहब का जानना चाहता हूं। ज़ुहैब साहब, अभी तक जो बात यहां तक पहुंची है, इसके आगे क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता है जिनका इत्तेफाकन मुसलमान नाम है, हाँ। मैं उनसे भी मुखातिब होना नहीं, ऐसे चाहता आप हूं मत और कहिए, पूरे वो देश के मुसलमान नहीं है, उनका नाम मुसलमानों से यासिर मुखातिब जिलानी, होना पूरा नाम चाहता हूं। यासिर जिलानी नाम है उनका। हो सकता है आपकी मुलाकात ना रही हो। जी हाँ, बहरहाल जी। मैं उनसे मुखातिब, मैं सबसे मुखातिब होना तो चाहता ये हूं। मैं हिंदुओं आपसे की ये बात बताना करेंगे, चाहता हूं ये कि हिंदुओं के हर के लिए कितना खतरनाक है, ये हर बार इनका चेहरा आप देख देख के आप लीजिए, समझ हर सकते बार हैं। जब भी ये मुझे किसी भी जब भी तरीके से कभी भी ना मुस्लिम आप हिंदू की सोचें। बात होती है और जब भी पैमानों की बात होती है, तो हम ये बीजेपी मुझे की बेहद तरफ से अफसोस हमें हुआ ये विशाल साहब, सुनने इन को जैसे मिलता है लोगों कि को आप टीवी जो डिबेट में स्कीम्स बुलाते है, हैं, जो जो स्कीम्स मुसलमान है, को कहते वो हैं कि बराबर मुसलमान बराबर का नाम वो लेके बराबर मैं इनसे सब अगर तीसरा मुस्लिम्स कलमा को भी और पूछ हिंदू दूंगा, को भी ये बराबर बता मिलती नहीं है। पाएंगे चाहे ज़ुहैब साहब। अगर स्कीम 10 किलो राशन मुसलमान को मिलता है तो 10 किलो राशन मुस्लिम्स को भी मिलता है और हिंदू ये को भी नहीं मिलता चलेगा, है। तो ये नहीं हमको एक चलेगा, हिसाब ये से नया इन लोगों ने हिंदुस्तान है। यहाँ मुसलमान राशन की पढ़ा स्कीम लिखा है में डाल और के आपसे रखा हुआ सवाल कर है। रहा हूं, लेकिन आपकी जो मैं आपसे खानदानी ये पूछता हूं, पॉलिटिक्स जब है, रामनवमी खानदानी के सियासत है, प्रोसेशंस उसको निकलते हैं उसने पूरे हिंदुस्तान के शहरों में, कुछ नहीं, और ये कौन जब सुनेगा आपकी भगवादारी लोग मस्जिद सामने आती है, तो उसके ऊपर मैं सारे मजहबों का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कोई रिस्पेक्ट भगवादारी नहीं करते लोग जब जब आपके पैनल में मस्जिदों के मुसलमान ऊपर बैठा हुआ भगवा है और आप पहन उसके लिए के इस तरह की झंडा बात कर रहे हैं, भगवा जो लहराते हैं और मुसलमान जय है। श्री राम के ज़ुहैब नारे साहब, बोलते एक हैं, एक और सेकंड, कहीं एक सेकंड किसी ज़ुहैब साहब, तरीके की एक मजहमत सेकंड, नहीं होती है। यासिर तो ये जिलानी कितनी कुछ बड़ी कहना बात चाहते हैं, है। सुन लेते हैं जरा। कैसे आपका जी, ज़ुहैब साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। विकास सबका जी। सबका विश्वास। पैनल में इनके यासिर बोले आप। Will he believe ये भी, that? और जो इंडिपेंडेंट You एमएलए please है, tell me. मैंने तो इनको इज्जत दी, I don't care about इंडिपेंडेंट his एमएलए feelings. साहब बोल मुझे दिया, कोई फर्क नहीं दोनों ने पड़ता एक इनकी तरह की feelings बात का। करी, मुझे एक बस तरह की इतना बताइए कट्टरता। कि जो जब बात मुसलमान हर जिन्ना जगह पे कहता ये था देखता वही है बात कि ये मेरी कह रहे मस्जिद हैं, के गुम्बद पे जो बात जिन्ना भगवादारी कहता बंदा था वही चढ़ता बात है ये कह रहे और हैं। उसके बाद भगवा ये लहरा religious ज़ुहैब साहब, ज़ुहैब साहब, एक सेकंड आप जरा खामोश हो जय श्री जाइए, राम के नारे मुझे फिर देता ऑडियो क्या म्यूट करना तफसील पड़ जाएगा। होगा? प्लीज आप बताइए। प्लीज प्लीज प्लीज, यासिर साहब कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। विशाल साहब, जो बात जिन्ना कहता था वही आप बात इन बताइए। दोनों ने कही है। पहले एक इनके आप पैनल इस चीज की मुस्लिम मजम्मत है। करते हैं क्या? पहले मजम्मत ये- करते हैं क्या इस चीज की कि अरे आपकी भगवादारी बात लोग जय को श्री राम लोगों ने के नारे रिजेक्ट कर लगाते दिया, हैं आप मस्जिदों कोई के नहीं है। गुंबदों के ऊपर चढ़ आपको के? कश्मीर में इसका- रिजेक्ट इसकी आप रिजेक्शन मजम्मत मिला करते है। हैं? आपको आपकी जमानत जब्त हुई है पिछले चुनाव में ज्यादातर सीटों पे। आपको पूरे आपके हिंदुस्तान में नेताओं को रिजेक्शन जीरो मिला कर है। दिया लोगों ने, आप देख इसलिए नहीं रहे हैं आपको कि कोई नहीं आपने क्या पूछता। हिंदुस्तान का हम बेड़ा गरीब गर्क करके वंचित रखा हुआ है। शोषित मुसलमानों की लड़ाई लड़ आपने रहे हैं हिंदुस्तान का और बेड़ा चलिए, गर्क करके मुझे रखा मुझे हुआ है। मुझे अब इससे ये कंक्लूड के करना नाम होगा, पे, वक्त की एलआईसी कमी, के इसीलिए नाम मैं पे कोशिश कर रहा था दंगे कि हम लगा लोग रहे हो टॉपिक पर ही पूरे रहे। हिंदुस्तान में। जी, ये गांधी का देश था, कासिम सर, ये जमनी कासिम कश्मीर साहब, का कासिम देश साहब, मैं था। एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। उसको। यासिर भाई ने जो अभी बात कही है, मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। उन्होंने पूछा होगा कि भाई नाम है, तो मैंने साफ तौर से कह दिया कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप यासिर साहब इस बात को कुछ दिल पे लेके मत जाइएगा, और उनको शायद हो सकता है मुलाकात आ रही हो। जी ठीक है, हाँ, लेकिन मालूम है ऐसे मुसलमानों के बारे में। नहीं, इसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। जी कासिम साहब, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अब आगे आपकी लड़ाई है, या जो आपको मुतालबा है, जो इंसाफ जो आपको लग रहा है कि हमें इस पे कुछ कमियां हैं, क्या आप पर उम्मीद है कासिम सुलेमान साहब? नहीं, मैं आपके सवाल नहीं सुन सका, दोबारा क्या आप पर उम्मीद है अब तक जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में हुई है, आगे क्या होगा? आप किस तरह से अपनी बात आगे और रख पाएंगे? जो लोग भी इसको आगे ये जो प्रोसीड कर रहे हैं या इसमें जो अर्जी गुजार है। जी देखिए, मैं ये सोचता हूं कि अभी कई ऐसे इश्यूज हैं जो जेर बहस आएंगे। एक तो मसला ये है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन से जो एग्जेम्पशन हमसे खत्म किया गया है, जबकि वो लॉ ऑफ एग्जेम्पशन जो है वो सिखों को हासिल है, वो गुरुद्वारों को, आपके हिंदुओं के टेम्पल्स को हासिल है, वो जो है हुकूमत की प्रॉपर्टी को हासिल है, लेकिन मुसलमानों से लॉ वो छीन दिया गया है। जी, दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये जो 5 साल की शर्त लगाई गई है कि वक्फ करने के लिए एक मुसलमान को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, ये भी गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। तीसरी बात ये कि देखिए, आप इस पूरे स्कीम को देखिए, इस स्कीम से मुसलमानों को तकरीबन बेदखल कर दिया गया है। यानी कि हुकूमत ने पूरा इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। पहले वक्फ बोर्ड के अंदर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर लोग नॉमिनेट नहीं होते थे, पहले इलेक्ट होकर आते थे। हाँ। अब इन्होंने हुकूमत ने उसको नॉमिनेशन का मामला कर दिया। तीसरी बात ये कि उसमें ये शर्त थी कि हर आदमी मुसलमान होगा, अब इन्होंने 2 नॉन मुस्लिम रखे, बाकी वो शर्त हटा दी, तो अब कुछ उसके अंदर एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिम। चलिए कासिम साहब, मुझे लगता है चूंकि मामला अब अदालत में है, तो अब अदालत में आगे बातें और क्या होती हैं, क्या फिर आगे डायरेक्शंस आते हैं, इस पे हमें ध्यान रखना होगा। यासिर साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहता हूं, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, प्लीज, समय है नहीं। देखिए, संवैधानिक अधिकार था, संविधान ने जो ताकत दी है, हमारे आईन ने जो ताकत दी है, विपक्ष के लोग कोर्ट गए, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है,
लेकिन सरकार जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसमें ये भी कहा गया है कि किसी तरह का बदलाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जेपीसी के माध्यम से होते हुए पार्लियामेंट पहुंचा था और पार्लियामेंट के बाद हमारे राष्ट्रपति ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2025 पे मोहर लगाई है। आगे देखिए, मुझे लगता है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब वंचित शोषित ठीक है मुजफ्फर साहब, 10 सेकंड सिर्फ आपके लिए, प्लीज वक्त का मुजफ्फर साहब। देखें, ये भी आईनी हक है कि किसी सिटीजन को अगर कोई लॉ अच्छा नहीं लगता है या उसको लगता है कि गैर आईनी है तो वो कोर्ट में जाए। ठीक है। और जो कोर्ट में हम लोग गए हैं, हम भी अपना आईनी हक इस्तेमाल करके गए हैं, आइन के अंदर रहकर गए हैं। हाँ। जुडिशियल रिव्यू जो है वो आईनी हक है और हमारा ये हक बनता था। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और उन्होंने फिलहाल स्टे दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया जुहैब साहब, मुजफ्फर साहब और कासिम से इलियास, यासिर जिलानी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और इसके साथ ही इस पर फिलहाल इतना ही। आप बने रहे के साथ।